तो हमने आपको पढ़ा दिया था बच्चा जी, जो जो पॉइंट बोलेंगे ना हाईलाइट, तो हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब टॉपिक सबसे क्वेश्चन किए जाएंगे, पूछे जाते हैं। आपको मैंने दही वाला मगम्मा जो एक कन्नड़ भाषा का चैप्टर था उसको पढ़ा दिया गया, श्रीनिवास ने उसको लिखा था। और उसके बाद हमने ढाते विश्वास भी पढ़ लिया जो शतकोडी होता का था। और आज हम पढ़ेंगे माँ चैप्टर जो गुजराती है, और इसको ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। लेकिन इसका हर देखो एक आपको क्या है देखना, देखो जैसे दही वाला मगम्मा, मैं वो फिर से रिकॉल करा देता हूँ। दही वाला मगम्मा किसने लिखा है? श्रीनिवास। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो बी आर नारायण सिंह, बी आर नारायण ने किया है। वैसे ही आप देखो 2 चैप्टर पढ़ लिए, दोनों को याद कर लो। फिर हमने क्या पढ़ा था? ढाते विश्वास किसने लिखा था? शतकोडी होता है, क्या है? उड़िया चैप्टर है। इसको किसने अनुवाद किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। 2 याद किया आपने। आज तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं, तो आज की बातें कुछ और है। आज हम पढ़ेंगे माँ चैप्टर, जिसको किसने रूपांतरण किया? आपने देखा बी आर नारायण सिंह दही वाला मगम्मा, और राजेंद्र मिश्र किए थे ढाते विश्वास। और ये माँ चैप्टर है, इसको ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। वे इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज के पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पक कर एक नई अस्वादता के साथ उपस्थित होते हैं। खून की सगाई क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो अब क्या हाईलाइट करेंगे? खून की सगाई किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछेगा खून की सगाई किसकी रचना है? ईश्वर पेटलीकर की है। याद रहेगा? खून की सगाई, फिर से याद करो, खून की सगाई और काला पानी। खून की सगाई, काला पानी, दोनों बहुत भर भर के पूछेगा। खून की सगाई क्या है? एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। काला पानी क्या है? इनका उपन्यास है। क्वेश्चन पूछेगा काला पानी क्या है, या काला पानी किसका उपन्यास है? तो आप बताइएगा ईश्वर पेटलीकर का है। साहित्य के अलावा श्री पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। इनकी दर्जने इनकी पुस्तकें पुरस्कृत होकर, यानी पुरस्कृत जो पुरस्कार उसको मिला है, और बहु प्रशंसित हो चुकी हैं। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित है। क्वेश्चन पूछेगा माँ जो चैप्टर है, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसको किसने अनुवाद किया है? तो गोपाल दास नागर ने किया है। और यह कहानी संग्रह माँ से संभार से संकलित है। ये माँ से ही संभार से संकलित चैप्टर है, जिसको हम पढ़ने जाएंगे। चलो माँ पढ़ते हैं। माँ के मंगू के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते हैं। मंगू को अस्पताल में भर्ती कर देना है, और इसकी सलाह लोग माँ को देते रहते हैं। माँ कौन है? मंगू कौन है? मंगू उनकी बेटी है। और माँ जो उनकी बेटी, मंगू की माँ जो है, उसको सब लोग सलाह देते हैं इसको भर्ती कर दो। कहने का मतलब मंगू क्या है? इसका मतलब वो पागल है, कुछ है, जो भी है। आप थोड़ा जब भी जान जाएंगे मंगू कैसी है। केवल उसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए बेतावला हुए हैं। तो जैसे लोग की बात बोलते थे, तो माँ के आंखों में आंसू झिलमिला आते थे, और हर एक को जवाब देती थी, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? अगर माँ होकर मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो अस्पताल वाला इसकी सेवा क्यों करेगा? उसको क्या पड़ी हुई है? अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कराने से जैसा ही यह कहा जाएगा, जैसे विकलांग जानवर को हम गौशाला में भर्ती कर देते हैं, उसी तरह एक अपनी पागल औरत को पागल बेटी को हम जाकर वहाँ रख देंगे, तो इसके भी असर वही होगा जो गौशाला में गाय का होगा। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद उनसे कोई ऐसी बातें करना भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री। क्वेश्चन पूछेगा मंगू क्या थी? तो जन्म से पागल और गूंगी थी। ये क्वेश्चन पूछेगा जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू थी। ठीक है, उनकी पुत्री थी। जिस तरह पालती पोसती सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उसकी प्रशंसा भी करते। इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है। दूसरे घर में हो तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसा हष्टपुष्ट शरीर इसका नहीं होता। यानी कहने का मतलब खूब माँ ने इसका सेवा किया है। बेटी पागल है तो क्या हो गया? माँ की तरफ से कोई भी कमियाँ नहीं बरती गई है। तो आपने 2-3 क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस माँ चैप्टर को किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। माँ चैप्टर को किसने अनुवादित किया है? तो गोपाल दास नागर। खून की सगाई किसकी रचना है? ईश्वर पेटलीकर की। काला पानी किसका उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर की। जन्म से पागल और गूंगी कौन है? मंगू है। मंगू क्या थी? तो जन्म से पागल और गूंगी थी। जन्म से ही पागल और गूंगी थी। मंगू के अलावा क्वेश्चन पूछेगा मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थीं? तो 3 संतानें थी, जिसमें 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम करने लगे थे, और जो बेटी थी उनका विवाह हो चुका था, वो अपने ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई हो तो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। इसलिए छुट्टियों में जब भी लड़के घर आते तब
उनका घर बार पौत्र पुत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को कुछ ख्याल नहीं आता। पुत्र वधुएं कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति की एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कहने का मतलब माँ से बोलती थी और अपने पति से दोनों बोलती थी, आपकी जो माँ है ना, ये दो मेरे जो अपने बाल बच्चे हैं इनको अच्छे नहीं लगता है। सिर्फ पगली मंगू को छाती से लगाकर अलग नहीं करती है। मातृत्व के स्नेह में खिंची हुई बहुएं जी के प्रति अन्याय कर बैठती। मतलब वो अपने बेटी से इतना प्यार करती थी मंगू से कि ये लोग बहू को भी कुछ न कुछ अन्याय करते थे, झूठा मूठा आचरण लगाते थे। जबकि तो पुत्र को खूब खिलाती थी, लाड़ प्यार करती थी, उनको खिलाती थी, ऐसा बात नहीं था। लेकिन सब झूठ बोलती थी अपने पतियों से। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण से बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती। अब इनकी बेटी को जाकर बोलती थी, मंगू को झूठा लाड़ प्यार ही तुमने अधिक पाल करके इसको इतना प्यार दुला कर तुमने इसको अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली होती तो कम से कम ये अपना पेशाब वसाब ये बाथरूम लेटरिन भी तो कर लेती। इसका भी ख्याल नहीं रहता है, बिस्तर पर ही कर देती है। 12 वर्ष की है। क्वेश्चन पूछेगा मंगू कितने साल की थी, तो 12 वर्ष की। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी भी पागल क्यों ना हो, आदत डाली होती तो आज इसका सब कुछ ख्याल आ गया होता। वो गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बातें नहीं सुन सके। वो गूंगी और पागल थी, बहरी नहीं थी। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए होते तो आज इसको सब कुछ ख्याल आ गया होता। पुत्री उसके आगे कुछ बोले उससे पहले माँ जी की आंखें में मतलब ये रोने लगती थी। और इनकी जो बेटी थी, पुत्री मतलब इनकी बड़ी बेटी जिसकी शादी हो गया था, ये भी बोलती थी बहुत कुछ। क्योंकि उनके बेटे जब पुत्री की बेटी थी, कुछ बोले तो नानी हुई ना उसकी, तो उसको अपने पोते को उतना दुलार प्यार नहीं करती थी, नाती नतनी की। इसलिए इनकी बेटी को भी अच्छा नहीं लगता था कि सिर्फ माँ को प्यार करती है, उसको सीने से लगाए रहती है। हृदय भी भर आया पर कलेजा को कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। तुम समझती हो कि मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम हमेशा बैठी रहने की नहीं हो रही हो, भाभीियों के पल्ले पड़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा, वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुककर धीमे स्वर में बोली, धीमे समय में क्या बोली, कहावत है ये झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। जो बेटी कान छेदना हो तो अपनी माँ नहीं छेदती है, पराई माँ ही छेदेगी। पराई माँ ही कान छेदती है, अपनी माँ नहीं। अस्पताल में रखने वाले पागलपन, तो क्वेश्चन से पूछेगा कि चलो बाद में बताएंगे। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, कम से कम मलमूत्र कपड़ा का ध्यान तो इसको आ जाएगा। भाइयों, घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भाभियाँ भी एक बार भी खाने को न दे ऐसा उचित नहीं है। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, माँ जी अस्पताल से किसकी तुलना करती थी, किसकी उपमा देती थी, गौशाला की। माँ भी समझते ना कि अस्पताल है ना, जो गौशाला है, जिसे माँ लगता है ना वैसे ही बिल्कुल अस्पताल है। जो माँ का हसर होता है वैसे ही इंसानों का भी हसर होता होगा अस्पताल में, इनका ऐसा मानना था। उनकी पुत्री कह डाली, अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। मंगू की मौत माँ जी भी छुटकारा मानती थी। सोचती थी कि जब भी कुछ ठीक नहीं हो रही तो मर भी जाती तो ठीक होता, लेकिन वो चाहती थी कि इसकी मौत जो हो नेचुरल हो, प्राकृतिक मौत हो। परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने के विचार उन्हें असहाय लगता था। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो वह सच्चा सगा। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रही तो बेटी का संबंध सार्थक था। इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहें तो कभी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलना माँ जी इसके लिए तैयार नहीं थी। पुत्र के इस भाव को समझ गए, इसलिए वे कभी ऐसी बातें नहीं करते थे, क्योंकि तीनों गोरे निशांत डॉक्टरों ने एकमात्र होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है।
क्वेश्चन कुछ किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 3 गोरे निशान डॉक्टरों ने क्या क्या एक मतलब सुझाव निकाला था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच उच करने, कपड़ा का ध्यान, कुछ इसको मतलब अपना कुछ का ध्यान आ जाएगा कि कहाँ बाथरूम टॉयलेट करना है, कैसे कपड़े पहनने, ये सब ख्याल आ जाएगा। जानते हैं इसका दावा करते तो माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तो एक तो लग ही जाता, इसीलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात तो वह गंभीरता से सुनती थी और श्रद्धा से उस पर अमल करती थी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना माँ जी के लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए वह ठीक हो जाएगी, तभी अगहन जी माँ जी के लिए आराध्य। क्वेश्चन पूछा जाएगा माँ जी के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था। आराध्य देव मतलब पूजनीय देव। कौन सा महीना माँ जी के लिए बहुत अच्छा था, तो अगहन का महीना। कौन सा महीना, तो आपको बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव अभी तक करा दिया। हाँ हाँ बच्चा जी, चलिए। अगहन के महीने में मंगू 14 वर्ष की हो जाएगी, इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू पागल होती तो इसका भी शादी कर दी होती, लेकिन यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए और मरी के रूप न हो तो ऐसा मूर्तिया वर मतलब वर देकर इसके लिए मैं साथी कह देंगे, और जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा वैसे इसके विवाह की योजना भी मन में बनाने लगा। कम्मू मंगू की बड़ी बहन। क्वेश्चन पूछेगा मंगू की जो बड़ी बहन थी उसकी क्या नाम है, जिसका विवाह हो चुका है, उसका नाम है कम्मू। इसके समय में घर की स्थिति आज जैसे नहीं था। पहले गरीब बहुत था, भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर ही मंगू के विवाह में वो किस लिए पीछे घूम कर देखेंगे। मतलब सब कुछ कमी नहीं है, खाली सिर्फ उसका एक बार पागलपन ठीक हो जाए। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज पेशाब करने बैठी, माँ बहुत खुश हो गई। मतलब हौज में पेशाब करने बैठी ना तो माँ जी बहुत प्रसन्न हो गई और दिनों तक हर एक को अपना प्रणयन करती रही, सबको प्रणयन कर सबको सुनाई, बोली ज्योतिष से कहना ठीक हो गया होगा, मंगू अब से कभी भी नहीं, और पहली बार हौज में पेशाब करने बैठी है। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय जब माँ जो बात सुना रही थी तो मंगू पेशाब करके उसकी गीली मिट्टी जो पेशाब की थी वही गीला माटी से खेल रहे थे। लोग बड़े बाप रे, किसी को बात गले से नहीं उतर रहा था कि क्या बोल रही है, अभी पेशाब करके उसी गीला माटी से खेल रही है, और ये बोली कि पेशाब करने हौज में बैठी थी। माँ जी की दृष्टि जब उस तरफ पहुँची तो बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हैं वैसे धीरे से कहती है, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा। जिससे लोग बुद्धिमान बेटे को आदेश देते हैं वैसे ही मंगू पागल को माँ इसकी आदेश दे रही हैं। मंगू को धुन आती है, वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो देखो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी का आशा भरा अगहन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी नहीं हुई तो हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम जो पागल हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। टट्टी पेशाब को उसका ध्यान नहीं रहता था, लेकिन माँ जी ने उसे देखकर माँ जी इससे दुख तो बहुत हुआ, साथ साथ में संतोष भी हुआ। अच्छी भली लड़की पागल हो गई, इस पर उसकी विवेक खो बैठी थी। तो जन्म से पागल मंगू की बेचारी का ख्याल ऐसा ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती कराया गया, निश्चय हुआ और बहुत दिन के बाद वो ठीक हो गई। वो झूठ थोड़े ना है। उसके बाद आंखें बंद हो जाने पर मंगू भी अपने भाई दवाखाने में भर्ती कराते वैसा दृश्य न काँपा। मतलब जब ये बात खबर फैली कि वो जब हॉस्पिटल में भर्ती वो ठीक हो चुकी है, कौन कुसुम पढ़ने पड़ते थोड़ा कुछ सोचते तो कुछ पागल हो गई थी, कुछ अजीब अजीब हरकत कर रही थी। पहले महीने के अंत में कुसुम को अच्छा फ़ायदा हुआ, वैसा समाचार मिला, वैसा बांध कर रखा जाता था उसे मतलब बांध कर रखा जाता था। अब तो वह स्वतंत्र घूमती है, उपद्रव नहीं करती है, टट्टी पेशाब का ठीक उसको ध्यान आता है। पागलपन रहा, वह मात्र सारा दिन गाया करती, सिर्फ गीत तो गाती है, लेकिन सारा काम अपना लेटरिन टट्टी बाथरूम में सब कर पाती है। ऐसा डॉक्टर ने कहा था कि दूसरे महीने में कुसुम पागलपन मिट जाएगा। फिर भी 1 आध महीना उससे रहेगी तो अच्छा रहेगा अस्पताल में। डॉक्टर की सलाह से तीसरे महीने भी रखा गया। वो घर आई तो सारा गांव से देखने उमरा, सबके आगे माँ जी थी, सबसे आगे माँ जी थी, क्योंकि माँ जी को लगा चलो पागल ठीक हो रही है। कुसुम को ठीक सुधरी देख माँ जी हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखो,
जरूर वो अच्छी हो जाएगी। माँ जी ने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ना तो जब लोग कोई अस्पताल का नाम लिया तो बोलते थे गौशाला है, गौशाला है, गौशाला को उपमा देना शुरू कर देती थी। चुपचाप वो लोगों की बात सलाह सुनती रही। दूसरे दिन कुसुम को अपने घर बुलाया, उसे बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स ही कर सकते हैं, ऐसे मन में जुगांठ पड़ गई थी। वह कुसुम की बात से खुल गई। नर्स डॉक्टरों को कोई पागलपन चट्टा मार दे तो वह लोग उस पर नहीं खींचते हैं, उसे मारते नहीं हैं। जानबूझकर अस्पताल में श्रद्धा भी हुई। नई से आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने का पागलपन मिट जाने का लिखा है तो वही ठीक है। इतने उपचार कर देखें, एक और सही, चलो उसके उस पर भर्ती कर दें। माँ के मन में अब ख्याल आया, अच्छा अस्पताल के प्रति अच्छा ख्याल आया। नहीं दे मिट्टी का वो ऐसा नहीं वापस लिया जा सकी। अंत में मंगू दवाखाने में भर्ती करने के लिए माँ जी ने निर्णय लिया। इसलिए बड़े पुत्र को उसने पत्र लिखवाया। फिर भी यह निर्णय लिया कि तब यह नहीं लिया, तब उसकी नींद भी उड़ गई थी, जैसे वो हार कर यह काम कर रही थी। ऐसे उसके मस्तिष्क में एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ गया था। माँ जी को लगता था कि मुझे भार हो गया है, मैं इसको हॉस्पिटल में भर्ती करने जा रही हूँ। दवाखाना पर श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा छिपा कारण भी उन्हें दिखा था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। बहुएं चाकरी नहीं करेंगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से बहू ने भी अभी एक साथ रहने का आमंत्रण के एक बाहर जाने वाली थी। आज लड़के भी पत्नियों से दबे घर में दिखते हैं, इसीलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक नहीं दिखती थी। इसीलिए मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे, उसमें अस्पताल में भर्ती कर जाएं तो उन्हें मरने के समय कम से कम इसकी पर शांति तो रहेगी। इसी चाकरी करने वाले दुनिया में पराया ही कोई हो है तो सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी आँखों में इतना अधिक पानी बह जाता था कि उनका बिछौना भी आंसू से गीला होता था। हृदय पिकार उठा, चाहे जो बहाना भले हो निकाल लो, पर मूल बात इतनी ही है कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई थी। माँ जी नींद में से चौक उठ बोल उठी, क्या मैं थक गई हूँ? हृदय और दूने के बेग से पुकार उठा, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ी भूल कर दी है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में दवाखाने में भर्ती करना पड़े, रात में बहुत ठंडी पड़ती है, क्या उठाएंगे, उनको बहुत सारा डर सताने लगा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्टर से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। बेटा आया और किससे मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, माँ जी को मंगू को भर्ती करने के लिए किससे ऑर्डर प्राप्त किया गया? तो मजिस्ट्रेट से, डॉक्टर से नहीं, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त कर लिया गया। एक सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का समय तय हो गया था। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेलकर बोझ उतारना चाहता है। ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुँचता। बहुत जल्दी आ गया था तो माँ को शक होने लगा। कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी प्राप्त करता ही किस लिए। उन्हें लगता था कि यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती कर दे, पर वह पुत्र के कहने के लिए जुबान खोलती ही नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रारंभ भी कर चुका तो अब मना करूँगी तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा कोई धंधा काम नहीं है। इसे डर से बोलती भी नहीं थी। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के जाने था। उस रात माँ जी बिल्कुल नींद नहीं आई थी। रात भर जगी रही। सुबह भी हो गया था और अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग नहीं करेंगे, यह उनसे सहन नहीं होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेंगी नहीं, तब उनका चैन पड़ेगा से यह संभव नहीं था। इसलिए बेबस हो जाने को तैयार हुई। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तो मानो उन पर एक ब्रह्मांड का भार आ गया था। जैसे मंगू को ले जा रहे थे तो माँ जी को लगा कि पूरा विश्व का पूरा भार इनके सर पे आ गया है। आंखों में लगता है सावन भादो शुरू हो गया है, आंखों से पूरा आंसू की बारिश हो रही है। नज़र मंगू पर चिपक गई थी। वह किसी भी तरह उखड़ती न थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़े को रंग जी भर कर देख रही थी। भाव
मैं आ गया हो, जैसे माँ जी की तरफ देखकर हंस पड़ी। उस पर माँ जी का कलेजा कट कट कर रह गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खूंटे खोलकर दूसरी जगह ले जाते हैं तब उन्हें असमी के घर मतलब दूसरे घर जाने में भी वो ना आनाकानी करते हैं। मालजाल देखते हैं, कभी अपना मालजाल होगा दूसरे कोई खरीद के ले जाएगा तो भी जाने में आनाकानी करते हैं। लेकिन मंगू को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। माँ जी को ऐसा लगा कि तो पशु से भी मत गई गुजरी है। पशु को भी कम से कम इतना तो ख्याल होता है कि चलो दूसरे के पास जा रहे हैं, इसको ये भी ख्याल नहीं कहाँ जा रही है। पर उसकी ये थी। आंगन से निकलते समय धोती के कोने में आँख पोंछ ली उसके बड़े बेटे ने, और पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्री ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कारवा घुट हृदय में पीकर घुटनों के ऊपर थक टेक वो खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़ चढ़ाया, उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ गए और बैलगाड़ी पर चढ़ गए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि माँ जी किसी से गई थी अस्पताल, तो बैलगाड़ी से। किससे? बैलगाड़ी से। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों का अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो 1 महीने में लड़की लकड़ी जैसी हो जाएगी। अब लोग लगे बहुत सारे बात विचार करने लगे ट्रेन में। ठीक, ये सब बात सुनकर माँ जी को भी अजीब सा लगने लगा। मैं थोड़ा कहानी स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। चलो, माँ जी यदि अकेली हो तो लड़कों को बुरा लगे का भय न होता। लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर वापस आ जाती, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसीलिए कदमों और भारी हृदय के साथ वो अस्पताल में प्रविष्टि हुई। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच में खंड में रोगी और उसके अन्य सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाए गए खाना पीना काफ़ी लोग खा रहे थे। कोई फल कोई खा रहा था, कोई पागल पति के साथ पत्नी के घर बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती हैं। पगली पड़ रही थी कि ये सब जो डॉक्टर हैं मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती हैं, उसकी तरफ इशारा कर रही थी। सिर में डालने के लिए तेल भी नहीं देती है। माँ जी को इस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस समय पागल स्त्री के लिए जो परिचारिकाएँ थी वो हंसकर बोली, अब तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाना को लाए हैं, एक बार खा लो। ऐसा बात नहीं था। परिचारिकाएँ जो थी, जो देख रेख करने वाली थी महिलाएं, वो सब देख रेख करती थी। लेकिन पागल लोग तो भाई सबको पागल ही बोलेंगे। उसी पागल स्त्री ने, मैंने मंजन नहीं किया है, मुँह में थी, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखकर उनका मुंह धुला हुआ था, फिर भी वो न जाने मुझे खींचे बिना परिचारिका को पानी का लोटा मुँह धुलाया, रुमाल से पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले तो दयालु हैं। माँ जी को विश्वास हो गया। डॉक्टर और स्त्री वार्ड में मेट्रॉन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर उसको मिल गया था, और माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह कहने को बोला, है भाई, मंगू की देखरेख अच्छी से होना चाहिए। मेट्रॉन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बीच में ही माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाएगी भी नहीं। इतना कहते हुए उनका कंठ भरा गया, वाक्य अधूरा ही रह गया। दूसरी खड़ी परिचिकाएँ निकट आकर दौड़ बोली। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र न करें, हम इसे मुंह में कौर डालकर खिलाएंगी। बड़ी बड़ी आवाज़ में माँ जी बोली, यही तो बहन जी मुझे कहना है, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं है। यह रात में कपड़े बिगड़े तो नहीं तो गीले कपड़े में रात भर सोएगी तो वायु आ जाएगा, मतलब इसको बीमारी भी हो सकती है। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात की रोशनी में जलती हुई रह देने से नींद नहीं आती है, जिसे नींद नहीं आता उसे दवा दी जाती है। इस दूसरे उपद्रवी मरीज से इसे पीटे नहीं, मारे पीटे नहीं, वो भी देखना है। जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो मरीज उपद्रवी होते हैं उसे अस्पताल में कैसे रखा जाता है, तो उसे अलग रखा जाता है, ठीक है, बांध कर नहीं रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तो रोगी के अंदर कमरे में ले जाने के दरवाज़ा थोड़ा खुलता है। इस अवसर पर लाभ लेकर माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। एक दिन उनकी तरफ देखकर छाती कुटी भयभीत आंखों में देख वह डर गई। इस प्रकार अंदर में रहने वाली जगह देखने की इच्छा हुई। माँ की मंगू की
माँ बोले कि थोड़ा मंगू को कमरा दिखा दीजिए, इसमें रखना है। तो डॉक्टर ने बोला कि मेट्रन ने कहा अंदर जाने किसी को नियम नहीं है। तो किसने कहा कि अंदर जाने का नियम नहीं है? तो मेट्रॉन ने। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। विस्मय भरे नेत्रों से यह दुनिया देख रही मंगू की माँ जी बगल में लपकी, सिर पर हाथ रखा। माँ जी रोज इस तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी। तभी उसका स्वर फूट पड़ा। मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रकंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों में चौधरा आंसू बह चले। ऐसे रुदन में अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचयिकाओं के हृदय भी आ गए। दीवारें भी आदिर हो उठी। इतना स्नेहभरा पागल का स्वजन आज तक आया हो, वह किसी को यहाँ देखा नहीं था। मतलब इतने कोई पागल को भर्ती करने वाला, इतना अच्छा उससे प्यार करने वाला कोई अभी तक नहीं मिला जितना मंगू को माँ ने प्रेम किया था। पूरा अस्पताल मतलब क्या बोलते हैं, सुख में आ गया था। एक परिचारिका हाथ रुमाल पकड़ाकर फटकार कर मंगू की ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें? मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एक कदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़कर लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोला, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन? मैं अच्छा खाना दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू के चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसीलिए क्षण का उपयोग करो, चलो। तब मंगू उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाज़ा आधा खुला मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू कलेजा मार काँप उठा। ऐसे चीखे माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की ओर उंगली करके बताया, आपने इस पुत्र जैसा मुझे पुत्र समझिएगा। जैसा आपका बेटा है वैसा ही मैं भी हूँ। मेट्रन ने बोला ये बात। डॉक्टर ने बोला, बेटी को अस्पताल में नहीं, आप बेटी को अस्पताल में नहीं छोड़ के जा रही हैं, आप अपनी बेटी को अपने बेटे के घर छोड़ के जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। क्या बात बोला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अधेर वय की वालवेया में विधवा हुई मेट्रन ने स्वतंत्र कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से इसकी दूसरी माँ मैं हूँ, नई माँ इसकी मैं हूँ। एक विधवा औरत थी उसमें। देखो फिर कहानी में थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। मैं थोड़ा यहाँ से पढ़ रहा हूँ। मेट्रॉन ने कहा, उस कुसुम की तरह थोड़े समय समझदार हो जाएगी जैसे परी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया वैसे ही बोली, वह रूखी रोटियाँ नहीं खाती, शाम के भोजन में से दूध साथ दे दीजिएगा, दूध हो तो दाल में दे दीजिएगा। माँ जी की करीन आँखों की तरफ करने के लिए मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई थी। वैसे ही वह नीची दृष्टि से हुए बोली, अच्छा। माँ जी और उसका पुत्र मंगू अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए हुए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी हुई घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए। ट्रेन के डिब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चरपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर नहीं सोई है आज तक, इसीलिए चरपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले लोग दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उनको अंदर जो नहीं जाने दिया था, इसका उनको संदेह भी था। हमें अच्छा ना लगा वैसा कुछ होगा नियम, इसलिए उसको जाने का नियम नहीं होगा, इसलिए नहीं जाने देगा। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुला दरवाज़ा। भूत की तरह घूमती गंदी और भूखे से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियाँ। इसके साथ माँ जी को मंगू न देखकर रोती हुई आवाज़ में सुनाई दी। इस तरह आंखों का आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती हो? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में 11:15 आई है और उनकी राह देखती पड़ोसिन और उनके कुटुंब जो गांव में लोग थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए खाना बना कर रखे थे, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। जो पहुँचे तो जो भी लोग रात में जब 11:15 रात को पहुँचे, 12 बजने वाला 11:15 में, तो जो खाना उन्होंने दिया तो पड़ोसी भी बना कर रखे थे, तो माँ जी और बेटी ने नहीं खाया, मना कर दिया लोग। और स्वजन की मृत्यु का घाव ताज़ा हो जैसा आग्रह करने वाले का जीभ ही नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसिन ज़्यादा खींचतान न कर सकी। माँ जी के अंदर एक तंबूरा बज ही रहा था, मंगू के समय क्या कर रही होगी। पल पल यही विचार उसके हृदय में बेध रहा था। कितनी ठंड है,
उससे कुछ उड़ाया होगा नहीं, वो मतलब माँ जी को बहुत सारी चिंताएं हैं। जैसे मंगू की बात सुन रही हो वैसे ही वो बोल उठी, बेटा पेशाब न करना, उड़ा हुआ फेंकना मत, ऐसे सब सोने के समय वो नित्य उच्चारण करती थी। जो जब सोती थी माँ ये सब बात डेली बोलती थी, मतलब नहीं बोलते बड़बड़ाना, माँ डेली बड़बड़ा रही थी। माँ जी को स्वयं भी उसका बिछौना बिना बिछौना सूना सूना लगता था। मन में मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं, उनके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो, वैसा ही उन थी छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकती फूट पड़ी। बाहर के खंड में सोए हुए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा से सौवें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसका कलेजा पर वेदना जैसा काला बादल पत्थर रख गया था। माँ की सिसकियाँ के साथ उसकी भी आंखों में आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या हो रहा होगा, बेटा भी सोच रहा है। माँ के हृदय का मांस वेदना में कितना कुड़ता से, जो हृदय जो हार्ड होता है वो कितना मतलब उस पर आज दुख हुआ होगा। इससे कोई इसके उपाय भी तो नहीं टालने का। पुत्र होकर मैं भी न कर सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उनके साथ उसके अंदर इतनी प्रतिज्ञा कि मैंने मंगू को जीते जी उस अच्छी तरह से पालूंगा। बहू को भी मलमूत्र धोने से तैयार नहीं होंगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया। माँ जी ने दूसरी तरफ सिसकी ली तो वह क्षण में अपनी प्रतिज्ञा सुनकर सांत्वना देते हुए वो शांत पड़ गई लगी। इसलिए भी सोने के लिए आंखों भी पलके गिरा लगी। सुबह जब चक्की की ओर मथने के मधुरा आवाज़ गूंजने लगी तब सारे गांव जैसे बे डाले। वैसे चीखे माँ जी ने चीखे मारनी शुरू की। माँ जी ने चीखे मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मंगू को मार डाला रे। पुत्र चरपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी दौड़ आए। चकिया में मथनी रुक गई। जिसने सुना वह दौड़ आया। वैसे ही ठिठक गए। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। तो माँ जी किसकी श्रेणी में मिल गई थी? तो माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। मतलब माँ भी थोड़ा पागल जैसा बन गई थी। अब इस पर आधारित प्रश्न है। जो टॉपिक बताया हूँ आप उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आते हैं। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स करवा दूँ। चलो ये आपके चैप्टर के नोट्स। जो कहानी है उसका मैं अच्छे टॉपिक इसमें लिख दिया हूँ। आप इसको जरूर पढ़ेंगे। आप कहानी पढ़ के जब इसको रीड करेंगे ना तो आपको सारा टॉपिक के जितने क्वेश्चन बनता है ना यहीं से बन जाता है। चलो इतना मैं लिखा हूँ। एक बात और लिख सकता था कि माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी, मतलब पागल जैसा हो गई थी। कुछ प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। वैसे प्रश्न मैं सबको नहीं भी करता तो आप कर लेते, लेकिन फिर भी कर दिया हूँ। बच्चे हैं, कभी ऐसा ना बोलेंगे सर आप थोड़ा अधूरा काम किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया था। मतलब वर्णिका मैं बोल रहा हूँ बच्चे खूब पढ़ना चाहिए। देखिए जब भी आपको मैथमेटिक्स साइंस उस पर थक से गए होंगे ना, आप थोड़ा सा इसको वर्णिका जरूर पढ़ना, आपको मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। तो इस पर अब मैंने जितने प्रश्न थे कर दिया हूँ। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। मंगू कितने साल की थी? तो 12 वर्ष की थी। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ कमाने लगे थे? शहर में। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू थी, ऑप्शन डी। मंगू के अलावा माँ जी कितनी संतान थी? 3 संतानें थी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर है। यही है ना, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो बांधकर स्वतंत्र कमरे में बंद करके। तो उनको कमरे में, यहाँ मैं आपको जब पढ़ के सुनाया था ना तो बताया था आपको, उपद्रवियों को अलग रखा जाता था।
यहाँ पर हमने कहीं पढ़ा था, जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। जो उपद्रवी होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है? अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में बंद में सुलाया जाता है। तो कमरों में बंद करके, स्वतंत्र बांध कर, तो कमरों में बंद करके, कैसे? कमरों में बंद करके रखा जाता है। मंगू कब से पागल थी? जन्म से पागल थी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू था। कम्मू। चलो, माँ कहानी के अनुवादक कौन है? आ गया ना, तो मैंने बताया था ना, गोपाल दास नागर है। 3 गोरे निषाद डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन की क्या निदान प्रकट किए? तो उन्होंने बोला यह इलाज संभव नहीं, इलाज कुछ, पागलपन मिटाना संभव नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। खून की सगाई। आ गया ना बच्चा जी, ईश्वर पेटली करके। माँ कहानी शीर्षक में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी ने। किसने? माँ जी ने लिखवाया। माँ जी ने किसके लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के? तो माँ जी ने लिखवाया था। बेटी को अस्पताल में नहीं घर में छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किसकी है? किस कहानी की है? अरे तो माँ चैप्टर का है। किसने बोला था? ये भी आप बता सकते हैं, बड़े डॉक्टर ने बोला था। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में है? तो भैया ये है किस भाषा में? तो गुजराती में है। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठ करते हुए? घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी। कौन सा गाड़ी है? माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो आपको यहाँ बताया था, हम पढ़े थे। बच्चे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। देखो, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? माँ जी और उनका पुत्र। एक तो यहाँ भी था क्वेश्चन में कि जब सब लोग बैठे तो माँ जी को सहारा लिया और 2 स्त्रियाँ ने चढ़कर तब उनसे बैलगाड़ी में चढ़ा दिया। यहाँ बैलगाड़ी का दिया है, तो यहाँ पर से माँ और वो नहीं है। अब देखो, यहाँ पर हम जब पढ़े थे तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी का भी जिक्र है। देखो, माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छा गए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी बैलगाड़ी में विदा हुए। घोड़ा गाड़ी में। क्या क्वेश्चन पूछ दिया खतरनाक। बैलगाड़ी तो भूला ही का मतलब ना, घोड़ा गाड़ी मारना है। किसको मारना है? घोड़ा गाड़ी। ऑप्शन ए। काला पानी। अरे भैया, मैं बोला था ना ईश्वर पेटलीकर का। माँ कहानी में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर किसने लिया? तो बड़े पुत्र ने। माँ जी के पुत्र ने, माँ जी की बहन ने, माँ जी के पुत्र ने। ऑप्शन भी होगा। दौड़ो दौड़ो मेरी महू को मार डाला रे, यह कहानी कौन चीख मारने लगा? तो माँ जी ने। ईश्वर पेटलीकर किस लोकप्रिय कहानी? तो गुजरात के थे। गुजरात के लोकप्रिय है, मैं आपको शुरू में ही बताया था पहले लाइन में। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। कौन सा महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? तो अगहन का। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मुक्ति मानती थी। छुटकारा मानती थी। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवाया? बड़े बेटे को। अंदर किसी जाने के लिए नियम नहीं है, यह बात किसने कहा? तो यह बात मेट्रोन ने कहा था। मेट्रोन वहाँ की जो महिला थी। कौन सा महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था? अगहन का महीना। मंगू की माँ की कितने संतानें थीं? 3। मैं 4 मरा हूँ। देखो, मंगू की माँ को कितने संतान थे? 4 संतान। मंगू को मिलाकर 4 संतान था। मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा पूछेगा 3। अब मंगू की माँ के कितने संतान थे? 4। ये दोनों 12 खतरनाक सवाल है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन है, कंट्रोवर्सन है, लोग इसमें भी विवाद में ही पड़े हुए, क्या होगा। दोनों आंसर स्पष्ट है। माँ के अलावा माँ को 3 संतान था, लेकिन मंगू को मिला के 4 होगा कि नहीं होगा। इस तरह से मेरा वीडियो हो रहा है ख़त्म। क्या आपको पसंद आया? अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मैं आज ही या कल फिर दूसरा लेक्चर भी इसके लेके आ रहा हूँ। नोट्स रेडी है। अब आपको हम वर्णिका बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले। हिंदी चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है।
गद्भाग, पदभाग और वर्णिका भी आपका फिनिश हो रहा है। व्याकरण बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं, जरूर देखिए, रिवीजन कीजिए और बोर्ड में एकदम हिंदी में 4 रख देना है। सारे विषय में 6 नंबर लाना है आपको। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा अपना सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।